करंट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बिजली का झटका। बिल्कुल। लेकिन ये शब्द इससे कई ज्यादा गहरा है। जैसे हम कहते हैं वाटर करंट यानी पानी का बहाव, या एयर करंट हवा का बहाव। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्जेस का बहाव। एग्जैक्टली। और फिजिक्स में हम चार्जेस को दो अलग अलग हालातों में पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां चार्जेस रुके हुए हैं अपनी जगह पर स्थिर। और दूसरा जो आज हमारा विषय है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां हम चलते हुए चार्जेस, मतलब चार्जेस इन मोशन की दुनिया को समझते हैं। वो शक्ति जो हमारे फोन से लेकर शहरों तक हर चीज को चला रही है। बिल्कुल सही। तो आज इसी चार्जेस इन मोशन की दुनिया में एक गहरी छानबीन करते हैं। हम बुनियादी सवालों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसकी जटिल परतों को खोलेंगे, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का पूरा विज्ञान एकदम साफ हो जाए। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या? जैसा हमने कहा, ये चार्जेस का बहाव है। पर क्या किसी भी तरह का बहाव? नहीं, ये एक खास दिशा में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो है। ज्यादातर कंडक्टर्स में, जैसे हमारे घरों की कॉपर वायरिंग में, ये चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा। इसे मापने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, I = QT। मतलब एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गुजर रहा है। बिल्कुल। और इसकी SI यूनिट है एम्पियर, जो हम सबने सुना है। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। हम हमेशा कहते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। सर्किट डायग्राम्स में भी हम तीर बना के डायरेक्शन दिखाते हैं। तो अगर इसकी एक डायरेक्शन है तो इसे वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, राइट? हाँ, लॉजिकली तो यही लगता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये उलझन बहुत लोगों को होती है। देखिए, किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन होना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? उसे वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। हाँ। करंट इन नियमों का पालन नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक टी जंक्शन है। एक तार से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और दूसरे तार से 3 एम्पियर का। ठीक है। तो जंक्शन से निकलने वाले तीसरे तार में 8 एम्पियर का करंट जाएगा। ये सीधी सीधी अलजेब्रा है। 5 + 3 8। अच्छा, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तार किस एंगल पर मिल रहे थे। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट एक वेक्टर होता तो एंगल बदलने पर रिजल्ट भी बदल जाता, क्योंकि वो सिंपल अरिथमेटिक की तरह जुड़ता है। डायरेक्शन होने के बावजूद इसे स्केलर माना जाता है। नेगेटिव, उसका क्या? वो असल में एक कन्वेंशन है, एक परंपरा, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। परंपरा मतलब? ये उस समय तय किया गया था जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। वैज्ञानिकों ने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, हिस्टोरिकली? हाँ, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि असल में तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। एग्जैक्टली। तो असलियत में चार्ज का एक्चुअल फ्लो हमारी मानी हुई कन्वेंशनल डायरेक्शन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स का एक खास दिशा में बहना है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। जब कोई तार बस ऐसे ही पड़ा है, किसी बैटरी से नहीं जुड़ा, तब भी तो उसमें अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो वो करंट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन्स एक अराजक नृत्य यानी केओटिक डांस कर रहे होते हैं। केओटिक डांस? हाँ, उन्हें कमरे के तापमान से थर्मल एनर्जी मिलती है, जिससे वो बहुत तेज रफ्तार से, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो कोई एक नेट डायरेक्शन नहीं होती? बिल्कुल। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक डायरेक्शन होती है, लेकिन सब मिलकर किसी एक दिशा में नहीं जाते। इसलिए उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और कोई नेट करंट नहीं बनता। और जैसे ही हम उस तार को एक बैटरी से जोड़ते हैं, तब क्या जादू होता है? बैटरी लगाते ही तार के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। ओके। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये फील्ड उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये फोर्स उन्हें पॉजिटिव एंड की तरफ हल्का सा खिसकाना या ड्रिफ्ट करना शुरू कर देती है। इसी औसत रफ्तार को, जिससे वो सब एक दिशा में खिसकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी तेज होती होगी? सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है। क्या? ये रफ्तार बहुत बहुत ही धीमी होती है,
लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट रुकिए, 10⁻⁴ मतलब 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम। एग्जैक्टली एक चींटी भी इससे तेज चलती है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन्स इतनी धीमी रफ्तार से चलते हैं, एक चींटी की चाल से भी धीरे, तो फिर स्विच दबाते ही मेरे कमरे का बल्ब तुरंत कैसे जल जाता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। उस हिसाब से तो स्विच से निकले इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक पहुंचने में घंटों लगने चाहिए। और यहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी का असली जादू छिपा है। देखिए, तार पहले से ही इलेक्ट्रॉन से खचाखच भरा हुआ है, जैसे पानी का पाइप पहले से ही पानी से भरा होता है। बहुत तेजी से। हाँ, लगभग तुरंत। ये फील्ड तार में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो स्विच के पास हो या बल्ब के पास, एक ही समय पर हल्का सा खिसका देती है। अच्छा, तो जैसे एक लंबी ट्यूब में कंचे भरे हों और आप एक सिरे से एक कंचा डालें तो दूसरे सिरे से एक कंचा लगभग तुरंत बाहर निकल आता है। परफेक्ट एनालॉजी। धक्का तुरंत ट्रांसफर होता है। ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट के ठीक पास होता है, वो तुरंत खिसकता है और अपनी एनर्जी देकर बल्ब को जला देता है। कमाल है। मतलब बल्ब जलाने वाला इलेक्ट्रॉन वो नहीं है जो स्विच से चला था, नहीं, बल्कि वो है जो पहले से ही बल्ब के पास इंतजार कर रहा था। प्रिसाइसली। और इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को मैक्रोस्कोपिक करंट से जोड़ने वाला एक बहुत जरूरी फॉर्मूला है। I = NaEVD। I = NaEVD। हाँ, यहाँ N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। A है तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला तो सर्किट डिजाइन के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा हुआ। अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए तो हम ऐसा मटेरियल चुन सकते हैं जिसमें N ज्यादा हो, जैसे कॉपर। या फिर हम तार को मोटा कर सकते हैं, यानी A बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस इतनी मोटी होती हैं। हाँ, ज्यादा एरिया का मतलब है कि वो ज्यादा करंट ले जा सकती हैं, जैसे एनर्जी लॉस कम होता है। इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम का, जैसे टाउ जी दिखाते हैं। रिलैक्सेशन टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स के दो लगातार टकराव, कोलिजन्स के बीच का औसत समय है। जब तार गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से वाइब्रेट करते हैं, टकराव जल्दी जल्दी होते हैं और ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि बैटरी का वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को खिसकाती है और इसी से करंट बनता है। लेकिन क्या इस धक्के यानी वोल्टेज और बहाव यानी करंट के बीच कोई सीधा रिश्ता है? क्या ज्यादा वोल्टेज लगाने से हमेशा ज्यादा करंट मिलता है? इसी सवाल का जवाब जॉर्ज ओम ने ढूंढा था और उनके जवाब को ही हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम्स लॉ, ये तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। ये कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस V उसमें बहने वाले करंट I के डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल होता है, यानी V अल्फा I, जिसे हम लिखते हैं V = IR। करेक्ट। और यहाँ R है रेजिस्टेंस। ये किसी भी सर्किट का विलन है जो करंट के फ्लो को रोकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये ऑपोजिशन या रुकावट आती कहाँ से है? ये रुकावट उन्हीं टकरावों से आती है जिनकी हम बात कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो वो कंडक्टर के फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से लगातार टकराते रहते हैं। अच्छा, हर टकराव उनकी स्पीड कम करता है और एनर्जी का लॉस होता है जो हमें हीट के रूप में महसूस होता है। यही माइक्रोस्कोपिक वजह है रेजिस्टेंस की। तो क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज है? अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं, ये दोनों अलग हैं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए रेजिस्टेंस एक खास सड़क पर सफर करने की कुल मुश्किल है। ये मुश्किल सड़क की लंबाई, उसकी चौड़ाई और वो किस मटेरियल की बनी है सब पर डिपेंड करेगी। लंबी और पतली सड़क पर चलना ज्यादा मुश्किल होगा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टिविटी उस सड़क के मटेरियल की अपनी जाती उबड़ खाबड़ होने की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हाँ, जैसे बजरी की बनी सड़क इनहेरेंटली ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है कंक्रीट के मुकाबले, तो बजरी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल और डायमेंशंस दोनों पर डिपेंड करता है। R = ρLT। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है इसलिए वो अच्छा कंडक्टर है, और लकड़ी की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए वो इंसुलेटर है। एकदम सही। और हम रेजिस्टिविटी को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल से जोड़ सकते हैं। फॉर्मूला है
रो इज इक्वल्स टू m/ne² टाउ। ये दिखाता है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार टकराएंगे तो रुकावट भी ज्यादा होगी। प्रिसाइजली। ठीक है, अब सर्किट्स की असली दुनिया में आते हैं। जब हम दुकान से कोई बैटरी खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट्स। हाँ। चाहिए वो वोल्टेज है जो हमें हमेशा उससे मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वोल्टेज उस बैटरी का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम में फोर्स है, पर ये कोई फोर्स नहीं है ना? नहीं है। आप EMF को बैटरी की इच्छा शक्ति या विल पावर समझ सकते हैं। ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो बैटरी पर यूनिट चार्ज को देने में सक्षम है। तो फिर हमें असल में कम क्यों मिलता है? क्योंकि हर बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस R भी होता है। बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस? बैटरी के अंदर जो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खुद चार्ज के फ्लो में थोड़ी रुकावट डालता है। तो जब आप बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ वोल्टेज उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही खर्च हो जाता है। अच्छा। मुझे याद है कॉलेज लैब में एक बार हमारा एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहा था क्योंकि हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को गिनना ही भूल गए थे। एक बात है, और असल दुनिया में टर्मिनल वोल्टेज V=ER से जूझना बिल्कुल दूसरी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो सिंपल सर्किट्स तो ओम्स लॉ से समझ आ गए, लेकिन अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जैसे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड जिसमें हजारों रास्ते हो, तब क्या करते हैं? तब हमारे पास बिजली के ट्रैफिक को संभालने के लिए दो बहुत शक्तिशाली नियम आते हैं जिन्हें कर्चॉफ्स रूल्स कहते हैं। कर्चॉफ्स रूल्स? हाँ, ये किसी भी कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट पर लागू होते हैं। वो क्या है? पहला है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ये बहुत ही सहज है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। मतलब? ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जहां कई तार मिलते हैं, जितना टोटल करंट अंदर आ रहा है उतना ही टोटल करंट बाहर जाएगा। चार्ज कहीं पर जमा नहीं हो सकता और ना ही कहीं से गायब हो सकता है। जैसे ट्रैफिक चौराहे पर जितनी गाड़ियां एक तरफ से घुसती हैं उतनी ही कुल मिलाकर दूसरी तरफ से निकलेंगी। बिल्कुल। अगर एक जंक्शन पर दो तारों से 5 एम्पेयर और 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है तो वहां से निकलने वाले तारों में कुल मिलाकर 8 एम्पेयर का करंट जाना ही होगा। नो एक्सेप्शंस। ठीक है। और दूसरा रूल? दूसरा है किरचॉफ्स लूप रूल, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एनर्जी? हाँ, ये कहता है कि अगर आप किसी भी क्लोज्ड लूप या बंद रास्ते में घूमकर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएं, तो नेट पोटेंशियल चेंज 0 होगा। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। जरूर। आप एक पहाड़ी पर हैं। बैटरी एक स्की लिफ्ट की तरह है जो आपको ऊपर ले जाकर पोटेंशियल एनर्जी देती है। ओके। रेजिस्टर्स वो ढलान हैं जिन पर आप फिसलते हुए नीचे आते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। जब आप घूमकर वापस स्की लिफ्ट के नीचे पहुंचते हैं तो आप उसी लेवल पर होते हैं जहां से शुरू हुए थे। आपकी नेट हाइट गेन 0 होती है। एग्जैक्टली। वैसे ही एक लूप में नेट वोल्टेज गेन या लॉस 0 होता है। तो आज हमने चार्जेस के बहाव से अपनी यात्रा शुरू की। हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक अराजक नृत्य बैटरी के लगते ही एक अनुशासित ड्रिफ्ट में बदल जाता है। एक ऐसा ड्रिफ्ट जो हमारे घरों को रोशन करता है। हमने ये भी समझा कि स्विच दबाते ही बल्ब तुरंत क्यों जलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स खुद चींटी की चाल से चलते हैं। हाँ, वो फील्ड का कमाल है। फिर हमने ओम्स लॉ से करंट के व्यवहार को समझा और किरचॉफ्स रूल्स की मदद से जटिल सर्किट्स को सुलझाने का तरीका भी देखा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि फिजिक्स के कुछ बुनियादी सिद्धांत हमारे चारों ओर की जटिल टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करते हैं, माइक्रोस्कोपिक केओस से माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर तक। बिल्कुल। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रेजिस्टेंस का कारण इलेक्ट्रॉन्स का टकराव है, जिससे हीट पैदा होती है। हाँ, जो हीटर में तो हमारे काम आती है। सही कहा। लेकिन हजारों किलोमीटर लंबी पावर लाइंस में ये एनर्जी का बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक ऐसा मटेरियल बना सकें जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो। 0 रेजिस्टेंस। हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी टकराव के, बिना किसी लॉस के बह सकें। यही सुपरकंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पड़ाव।